आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े पिछले 2 क्लासों में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक प्लान बना लेते हैं। उस प्लान में सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं शॉर्ट में पीई लिख दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक टर्म्स। इस टॉपिक को समझने के लिए जो कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी 2-4, उसको डिस्कस कर लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला। हमने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या देखा, जिन चीजों को हमने देखा उसको एक्सप्लेन अपने को करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। एक्सप्लेन करने के हम 2 आयामों को देखेंगे। पहला होगा एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखेंगे कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट कैसे फेल कर गया, और फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब हम लोग किसी मेटल पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को डालते हैं, जैसे मान लो ये मेरी हथेली मेटल है और यहाँ से मैं एक टॉर्च को जलाता हूँ और उसकी प्रकाश मान लो यहाँ पर आती है, तो मैच करना चाहिए, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हर प्रकार के मेटल से, हर प्रकार के लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, पर अगर दोनों मैच कर जाएगा तो जब हम यहाँ पर रेडिएशन को डालते हैं तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। रेडिएशन को फोटोन भी कहते हैं। फोटोन की मदद से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शब्द को अगर तुम देखोगे तो ये 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके मिला करके बनाया गया है। फोटोन से आया है फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी से आया है इलेक्ट्रिक। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है तो मूव करती है, उसमें वेलोसिटी होती है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्योंकि हम प्रकाश की मदद से बिजली पैदा करते हैं, फोटोन की मदद से इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं,
देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम डेली लाइफ में इसके बहुत सरल एग्जांपल देख सकते हो। आजकल बहुत सारे घरों में, ऑफिस में तुम सोलर पैनल्स देखते हो कि छत पर लगा होता है, या बहुत सारे कैलकुलेटर तुमने ऐसा देखा होगा जो दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता है, या सूरज के प्रकाश में काम करेगा। तो इन सब डिवाइस में फोटोवोल्टाइक सेल्स बने होते हैं जो प्रकाश के किरणों को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, और धारा बहने लगती है और हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करने लगता है। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, अगर उसमें फोटोवोल्टाइक सेल अगर लगा हुआ है तो तुम जब दिन में उसको फंक्शन में लाओगे तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर में जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और धारा बनेगी और कैलकुलेटर काम करता है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे when a light of suitable frequency incidents on a metal plate electrons are ejected. This is फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम से तुम कैसे बना सकते हो? ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कैसे करते हैं, एक मेटल लेते हैं, मेटल का प्लेट मान लो कि ये है, इस मेटल प्लेट में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुम जानते हो कि दुनिया की हर चीजों में इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा हुआ है, इस मेटल के साथ में बंधा हुआ है। इस पर जब हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं तो प्रकाश की किरण इस मेटल से टकराती है, और टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के, मुक्त होकर के बाहर निकल जाते हैं और मूव करने लगते हैं। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटॉन्स हैं, या अभी फोटोन में नहीं लिखता हूँ, लाइट लिखता हूँ, या रेडिएशन। ये मेटल है और जब यह प्रकाश इस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या हर प्रकार के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या हर प्रकार के लाइट से ये इफेक्ट होगा? इन सारी बातों की जानकारी हम लोग आगे के पॉइंट्स में करेंगे। अभी मैं तुमको इनको डिस्कस करने के लिए मैं तुमको 2-3 टर्म्स के बारे में समझाता हूँ, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सम बेसिक टर्म्स, खास करके 3 टर्म पढ़ेंगे। पहला टर्म पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, दूसरा टर्म पढ़ेंगे इंटेंसिटी, और तीसरा पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहेंगे आवृत्ति, इंटेंसिटी को कहते हैं तीव्रता। ये दोनों चीज प्रकाश से संबंधित है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और वर्क फंक्शन इस मेटल से रिलेटेड है। वर्क फंक्शन को कार्य फलन भी कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। पिछले क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया था। बस एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं आज के संदर्भ में। मान लो कि तुम्हारे पास 2 बल्ब है,
एक बल्ब है मान लो 40 वाट का, अगर तुम आजकल एलईडी और एलसीडी बल्ब सब आ गए हैं, अगर तुम पुराने बल्ब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास के होते थे और इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, उस तरह के बल्ब को अगर देखो मान लो, तो वही फिलामेंट टाइप का मैं बना दिया हूँ। ये 40 वाट का बल्ब है मान लो, और ये 60 वाट का बल्ब है, दोनों को हम लोग जला दिए हैं, दोनों से प्रकाश निकलेगी, तो हम उसको वेव के रूप में दिखाते हैं। चालीस वाट से जो प्रकाश निकलेगी उस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। तुम जानते हो कि दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, और 60 वाट वाले बल्ब का जो वेवलेंथ होगा वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। मान लो इसको मैं लैम्डा 1 कहता हूँ, इसको लैम्डा 2 कहता हूँ, तो ये स्पष्ट है कि लैम्डा 1 का मान लैम्डा 2 से ज्यादा है, क्योंकि 40 वाट से कम ऊर्जा वाली किरण निकलती है, 60 वाट से अधिक ऊर्जा वाली निकलती है। अगर 100 वाट का निकले तो और ज्यादा ऊर्जा वाली निकलेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी उसका वेवलेंथ उतना कम रहेगा। अब हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। एक सेकंड में किसी एक बिंदु से, जैसे मान लो कि मैं इस बिंदु को चुन लेता हूँ, ये बिंदु है मान, और ये वेव इधर क्रॉस कर रही है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेगी तो हम कहेंगे एक वेव गया, ये यहाँ तक क्रॉस कर जाएगा तो 2 वेव, ये 3 वेव, ये 4 वेव, ऐसा। तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करते हैं किसी एक निश्चित पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लो पंखा के घूमने की आवृत्ति, एक सेकंड में पंखा जितनी बार चक्कर काटेगा उसको पंखे की घूमने की आवृत्ति कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इन दोनों को देखेंगे तो तुम देखो, क्योंकि ये वेवलेंथ बड़ा है इसलिए एक सेकंड में कम वेव क्रॉस करेगा, संख्या कम रहेगी। यहाँ पर वेव की संख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे वेव्स है, वेवलेंथ छोटे छोटे हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं म्यू से। तो क्योंकि ये लैम्डा 1 बड़ा है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगी, μ1 विल बी स्मॉलर देन μ2। और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ में सीधा संबंध होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, इसलिए इस प्रकाश की एनर्जी कम होगी। E1 will be smaller than E2, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। एक दूसरा टर्म हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम हिंदी में तीव्रता कहते हैं, और इसको समझने के लिए हम फिर से 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि मैं ये 2 डब्बा लेता हूं, ये 2 डब्बा लेता हूं। एक डब्बे में मान लो कि मैं 40 वाट के 2 बल्ब जलाता हूं, 40 वाट का 2 बल्ब, और दूसरे डब्बे में मान लो 60 वाट का 1 बल्ब है, 60 वाट का 1 बल्ब। तो जब तुम इसको जलाओगे तो अंदर में पूरा उजाला हो जाएगा, चमक हो जाएगा, प्रकाश पूरा भर जाएगा। अगर हम तीव्रता के बारे में बात करें तो तीव्रता का मतलब ये होता है कि चमक कितनी ज्यादा है, हिंदी में हम इसको चमक भी कह सकते हैं। तो जाहिर है कि 40 वाट के यहाँ पर 2 बल्ब जल रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर में ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा चमक होगा, तीव्रता ज्यादा होगी। टेक्निकली उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं,
इकाई एरिया में, मान लो ये यूनिट एरिया है, इकाई एरिया में अगर फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो चमक ज़्यादा होगी, इकाई एरिया में अगर फोटॉन्स कम होंगे तो चमक भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 40-40 वाट का 2 बल्ब यहाँ जलाता हूँ तो यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी और यहाँ पर तीव्रता कम होगी, क्योंकि 60 वाट का एक बल्ब। तो मान लो कि इस यहाँ की तीव्रता को मैं I1 लिखता हूँ और यहाँ की तीव्रता को मैं I2 लिखता हूँ। I1 का मान I2 की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कम वाट के भी अगर ज्यादा बल्ब जलाएंगे तो तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। ये तो दो बातें हुई लाइट के संदर्भ में। एक तीसरा टर्म जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ये संबंधित है मेटल के नेचर से। वर्क फंक्शन क्या है उसको देखो। हर मेटल में, इनफैक्ट दुनिया के हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम जानते हो, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। केवल हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी परमाणु हैं सबके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो कि ये कोई मेटल है और ये जो डॉट डॉट में दिखाया हूँ वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेचुरली माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। और तुम ये भी जानते हो कि पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, आकर्षण के बल के कारण प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है, कूलम्ब्स के नियम से तुम पढ़े होगे। और उस आकर्षण के बल के कारण इलेक्ट्रॉन उस मेटल में रहता है। इसे बल को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। उसी ताकत को, जिस ताकत से वो खींच करके रखा है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से तुमको बताता हूँ कि क्यों अलग अलग होता है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, किसका वर्क फंक्शन कम होगा। ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तुम अगर उस मेटल को देखो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1 के मेटल है, तुम जानते हो। अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को देखें तो 3, 11, 19, 18, 37, 18, 55, ये सब उसके एटॉमिक नंबर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अगर हम लोग इसका साइज को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1 ऐसा होगा। एक एक करके ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी। और मैं अगर सीधा इसका ऑर्बिट कॉन्सेप्ट अगर दिखाऊं तो ये कुछ कुछ ऐसा होगा। ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम रहेगा तो और बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा। तो तुम देखो, ये सबसे बाहर में मान लो इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को भी तुमने पढ़ा होगा, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो नाभिक से दूर होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा दूर पर ये सीजियम है और इसीलिए यहाँ पर ये आकर्षण का बल कम हो जाता है। आकर्षण का बल कम होने के कारण दरअसल होता क्या है कि अगर हम लोग रेडिएशन को डालते हैं, मान लो सीजियम पर मैं बाहर से प्रकाश को डाल रहा हूँ तो प्रकाश के कण इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और टकराने के बाद अपनी ऊर्जा इसको दे देते हैं। तो क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है इसीलिए ये अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के बाहर निकल जाता है और वही हमको फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि ये दूर है इसलिए आकर्षण का बल कम है, इसीलिए यहाँ पर वर्क फंक्शन कम है। अगर तुम इसको देखोगे लिथियम तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बहुत नजदीक है
और तुम जानते हो कि नाभिक पर प्लस चार्ज और ये माइनस होता है, तो नजदीक होने के कारण ये बहुत ताकत से इसको पकड़ के रखता है। इसीलिए अगर तुमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर वर्क फंक्शन का मान बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पर वर्क फंक्शन का मान कम होगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मेटल के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए सबके लिए वर्क फंक्शन का मान अलग होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। जिस मेटल के लिए वर्क फंक्शन का मान कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। यही कारण है कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लिथियम से या सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं है। हम कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को भी अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये निकल जाएगा। इनको निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल में सीजियम का, गैलियम का, इन सब का उपयोग होता है क्योंकि इनसे लाइट को निकालना आसान है। लोहा, सोना, चांदी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वर्क फंक्शन का। अब हम अपने डिस्कशन के नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा बीएससी फाइनल ईयर का क्लास है, पेपर 3 है, यूनिट टेस्ट है और हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, ये जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को मैं एक एक करके लिख देता हूँ और तुमको समझा देता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो देखते हैं वो ये है कि प्रत्येक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जरूरी है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को तुम डालोगे, मिनिमम ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा वाला लाइट को डालोगे, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन उस मिनिमम से अगर तुम कम लाइट को अगर यहाँ पर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा, चाहे तुम कितनी भी देर तक उस लाइट को क्यों ना डालो। तो हम पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि a light or radiation of minimum frequency called threshold frequency is required to eject the electrons from metal. पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? इन लाइट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश की आवश्यकता है और उस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो। मान लो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? न्यू जीरो से। दूसरा, अगर
न्यू जीरो से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को हम यहाँ पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। दूसरा क्या है, लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी lower than mu zero will not eject electrons. Whatever time we expose it, कितने भी समय तक हम उसको एक्सपोज करेंगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यह जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। तो फॉर डिफरेंट मेटल्स threshold frequency is different। अभी हमने देखा था कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, अलग अलग मेटल है, तो सबका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत कम, किसी का बहुत ज्यादा। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमने सुटेबल मेटल ले लिया और सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ ले लिया, फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को ले लिया, तो जब हम इसको इस पर डालते हैं तो जैसे ही डालेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं कि थोड़ा देर हो रहा है, थोड़ी देर तक लाइट को एब्जॉर्ब हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रकाश का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ये एक साथ होता है। इसको हम कहते हैं टेक्निकली कि समय का अंतराल कुछ नहीं, शून्य है। देयर इज नो टाइम लैग। गिरना और निकलना एक साथ होता है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन incidence of light and ejection of electrons। उन दोनों के बीच में कोई टाइम का गैप नहीं है। लैग माने तुम गैप भी समझ सकते हो। पांचवा ऑब्जर्वेशन है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा या कम इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा। तो इनकी संख्या जो डिपेंड करती है वो इसकी तीव्रता पर करती है। प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity of light। जहां पर I क्या चीज है, तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता। जैसे अगर तुम मान लो कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो 40 वाट के बराबर है, तो तुम 40 वाट का लाइट अगर डालोगे या 60 का डालोगे या 80 का डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आराम से निकलेगा। अब मान लो कि मैं 60 के दो बल्ब, एक बल्ब जलाता हूँ, 60 वाट का एक बल्ब जलाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर उसकी संख्या कम रहेगी। 60 वाट का दो बल्ब जला दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा। 60 वाट का 5 बल्ब जला दूंगा तो यहाँ पर और सारा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। क्योंकि बल्ब की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जैसा हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। और इसीलिए तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। छठा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलता है तो वो मूव करता रहता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, उसमें वेग होता है। तो उसका वेग कितना होगा, वेग ज्यादा होगा कि वेग कम होगा? तो इसका जो वेग होता है वो इसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जो प्रकाश हम यहाँ डाल रहे हैं उस प्रकाश की आवृत्ति क्या है वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर उसका वेग क्या होगा। अगर ज्यादा आवृत्ति होगी तो ज्यादा वेग होगा, कम आवृत्ति होगी तो कम वेग होगा। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ejected electrons is directly proportional to frequency of the light। अगर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ज्यादा होगा। तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस आज देखे गए। मैं एक बार और जल्दी रिपीट कर देता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रत्येक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट तो चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा उससे कम अगर रहेगा तीव्रता तो ये कभी भी नहीं निकलेगा, चाहे हम कितने भी देर तक इसमें उस प्रकाश को डालते रहें। फिर ये भी कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को यहाँ डालते हैं तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है, जैसे ही ये गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। पांचवा पॉइंट ये है कि यहाँ निकलता हुआ जो इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या डिपेंड करती है इसकी तीव्रता पर, और छठवां पॉइंट ये है कि निकलते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो दीज आर 6 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जबकि हमने देखा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिकल एक्सप्लेनेशंस। क्लासिकल एक्सप्लेनेशंस, क्लासिकल मतलब यहाँ क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, और क्लासिकल फिजिक्स में जो प्रकाश को बोला गया था वो बोला गया था प्रकाश एक वेव जो कंटिन्यूअस चलती है। इसमें यह भी माना गया था कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो सीधा समानुपाती किसका होता है? इंटेंसिटी का। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। वो कहता है कि इसकी तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी, तीव्रता कम होगी तो ऊर्जा कम होगी। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर 40 वाट का एक बल्ब जलाता हूँ तो इंटेंसिटी भी कम होगी और ऊर्जा भी कम होगी, और अगर 2 बल्ब जलाता हूँ तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स का कहना था। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि ऊर्जा इंटेंसिटी का समानुपाती होता है, इसके आधार पर इन ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या नहीं की जा सकी। कैसे नहीं की जा सकी उसको देखो। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कहता है कि किसी मेटल पर अगर तुम कम फ्रीक्वेंसी वाली, कम ऊर्जा वाली प्रकाश को भी डालोगे तो भी इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि जब हम प्रकाश को यहाँ पर डालते हैं तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंधे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके एनर्जी को लेते जाते हैं, एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। टाइम लग रहा है। जब ग्रहण करते करते उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब मेटल से बाहर निकलेंगे तब वो बाहर निकल जाता है।
ऐसा किसका सोचना है? क्लासिकल फिजिक्स का। पर ऐसा दरअसल होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम किसी भी मेटल से कोई भी प्रकाश को डाल करके उसको निकाल लेते इलेक्ट्रॉन को। जैसे मान लो कि ये लोहा का प्लेट है, इस पर एक टॉर्च जला रहे हैं, तो चलो अभी तुरंत नहीं निकला तो क्या होगा, 2 घंटा तक जला रहे हैं, 5 घंटे तक जला रहे हैं, लेकिन तुम अगर तुम 5 साल तक भी जलाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर फेल करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर क्लासिकल फिजिक्स सही होता तो टाइम लैग रहता। अगर हम कम ऊर्जा वाली लाइट को डाल रहे हैं, बहुत अधिक ऊर्जा वाली डाल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कम ऊर्जा वाली लाइट को डाल रहे हैं तो अगर ये प्रकाश धीरे धीरे करके अगर ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उस प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो समय लगेगा। तो तुरंत डाले और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम लैग हो सकता है क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि कोई टाइम लैग नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। इसलिए इन चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके हिसाब से ये बात भी कोई जरूरी नहीं है कि हर मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि तुम कम ऊर्जा वाला भी अगर डालोगे तो धीरे धीरे करके वो प्रकाश को अवशोषित करके निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हम इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब वो नहीं हो पाया तो क्वांटम एक्सप्लेनेशन आ गया। तब तक क्वांटम थ्योरी का आविष्कार हो चुका था, प्लांक अपना क्वांटम थ्योरी दे चुका था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन हो चुका था, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसके ऑब्जर्वेशन को आइंस्टीन भी स्टडी कर रहा था। आइंस्टीन ने देखा कि क्लासिकल से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना प्लांक से क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। तो क्वांटम एक्सप्लेनेशन दिया गया किसके द्वारा? बाय आइंस्टीन। और किसके आधार पर दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और आइंस्टीन ने प्लांक से क्वांटम थ्योरी को लिया और सफलतापूर्वक इन सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर दिया, और तब आइंस्टीन को उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। कई लोग ऐसा समझते हैं कि आइंस्टीन ने जो अपना रिलेटिविटी थ्योरी दिया था E बराबर mc², जो बहुत फेमस हुआ, इसके कारण उसको नोबेल प्राइज आइंस्टीन को नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को व्याख्या कर पाने के कारण उसको मिला था। और इसकी सही व्याख्या से इस बात की भी पुष्टि हुई थी कि प्लांक का क्वांटम थ्योरी सही है। तो अब हम देखेंगे कि क्वांटम थ्योरी के आधार पर हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या सही कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अपना होगा क्वांटम एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी क्या था? प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी ये था कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल में रहता है और वैसे ही आगे बढ़ता है, और इस बंडल को हम क्वांटा कहते हैं, और प्रत्येक बंडल में एनर्जी का मान होता है hν। ये हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। देखो, जो बेसिक फर्क है वो यही है। क्लासिकल में हमने कैसा माना था? क्लासिकल में हमने माना था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तीव्रता, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो ऊर्जा ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो एनर्जी कम रहेगी।
इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया, और फिर हम जानते हैं कि इस बंडल को क्वांटा कहते हैं, और आइंस्टीन ने इनको फोटोन कहा। प्लांक ने क्या कहा इस बंडल को, जैसे ये एनर्जी का बंडल है, तो प्लांक ने उसको क्वांटा कहा और आइंस्टीन ने उसको फोटोन कहा, तो वहीं से फोटोन शब्द आया। तो अब हम फोटोन की चर्चा करेंगे। ये फोटोन सारा, तो ये फोटोन के कण हैं, ये सभी फोटोन्स हैं, और उस क्वांटम कॉन्सेप्ट के आधार पर ये भी कण है और ये भी कण है, फोटोन भी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल है। तो जब यह पार्टिकल इससे टकराता है तो अपनी पूरी ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर देता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि when photon collides with electron, it transfer its energy. Each photon ejects one electron. जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है, और दूसरा कि एक फोटोन, प्रत्येक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा फोटोन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा फोटोन तीसरा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हर फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ये इतना सरल सा थ्योरी है, इसके आधार पर देखो हम लोग एक एक चीज की व्याख्या कर पाएंगे। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हैं जिनको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, ये वर्क फंक्शन से बंधा हुआ है। ये जो मेरा फोटोन है, फोटोन की अपनी कुछ एनर्जी होगी जो फ्रीक्वेंसी का सीधा समानुपाती होगा। अगर हमारा ये एनर्जी या यह फ्रीक्वेंसी इसके वर्क फंक्शन से अगर अधिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही टकराएगा वैसे ही अपना एनर्जी इसको दे देगा। और वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, तो उस आकर्षण का बल जहां टूटा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अगर हम सफिशिएंट हाई एनर्जी वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो जैसे ही टकराएगा फोटोन वैसे ही ये एनर्जी को लेगा और तुरंत बाहर निकल जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। और अगर हम इस फोटोन के एनर्जी को कम रखते हैं, कम फ्रीक्वेंसी वाला डालते हैं, तो जब ये टकराएगा तो चाहे जितनी देर तक भी टकराए ये इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उतनी ऊर्जा उसके पास है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। जैसे मान लो कि 40 वाट का वर्क फंक्शन है और तुम यहाँ पर 30 वाट वाला लाइट जला रहे हो, तो कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक फोटोन में इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो इसलिए हम लोग एनर्जी के रूप में यहाँ पर W या E0 भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए अगर देखो E का मान, E मतलब फोटोन की ऊर्जा का मान, अगर E0 से कम रहेगा, अगर E0 से कम रहेगा तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा। अगर E का मान बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये 40 वाट इसका ताकत है वर्क फंक्शन, और 40 वाट का ही फोटोन भी हम दे रहे हैं, तो क्या होगा,
वो उसके नाभिक के प्रभाव से मुक्त तो हो जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में किसी तरह का कोई वेग नहीं आएगा। तो अगर दोनों एनर्जी का मान बराबर हो गया तो वर्क फंक्शन will be overcome but no velocity, कोई वेग नहीं रहेगा, नो वेलोसिटी। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर E का मान E0 से ज्यादा हो जाए, इस वर्क फंक्शन की तुलना में अगर ये इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और उसमें वेग भी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड with velocity और तब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब देखो, इसके आधार पर हम पहले पॉइंट की भी व्याख्या कर सकते हैं कि हर मेटल के लिए, क्योंकि वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, इसीलिए जितना वर्क फंक्शन है उतना एनर्जी तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, उसी उतना ही एनर्जी वाला फोटोन तो लगेगा ही मिनिमम। उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ के संदर्भ में देखोगे तो न्यू जीरो, यहाँ पर फोटोन का एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो न्यू होगा। दूसरा हमने देखा कि अगर न्यू का मान इससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा। तीसरा हमने देखा कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। चौथा क्या लिखा है कि टाइम लैग, अगर हम सही फ्रीक्वेंसी वाला सही एनर्जी वाला फोटोन को डाल रहे हैं तो कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही गिरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया और तुरंत बाहर निकला। और अब पांचवा और छठवां पॉइंट को देखो, इसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं। देखो इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मान लो कि ये 40 वाट का है वर्क फंक्शन और मैं यहाँ 60 वाट का एक बल्ब जलाता हूँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 60 वाट का अगर 2 बल्ब जलाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक बल्ब जलाऊंगा तो यहाँ से फोटोन की संख्या कम रहेगी, लेकिन 2 बल्ब जलाऊंगा तो फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी और सारे फोटोन सक्षम है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए सक्षम फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और बल्ब की संख्या बढ़ाते जाऊंगा तो तीव्रता बढ़ती जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो तीव्रता का सीधा समानुपाती है। और छठवां क्या है कि अगर मान लो कि हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर बढ़ा दिया, जैसे मान लो कि ये 40 वाट सपोज करो, या 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 40 जूल या 40 इसका वर्क फंक्शन की इकाई है सर, तो उतना वर्क फंक्शन है। मान लो कि मैं 60 वाट का बल्ब या 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन को डाल दूं तो क्या होगा, देखो ये 60 है, ये 40 है, तो इस 60 में से 40 तो इसके वर्क फंक्शन को खत्म करने में लग जाएगा और जो 20 बचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी देगा। तो मान लो कि मैं 60 के जगह में 80 वाट का बल्ब जलाता हूँ, तो 80 वाट का बल्ब में क्या होगा कि 40 इसको दिया जाएगा और 40 काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर तुम 100 वाट का बल्ब जलाओगे तो 40 वाट तो यहाँ पर वर्क फंक्शन को खत्म करने में लगेगा, बाकी जो 60 बच गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इन सारी बातों की व्याख्या हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कर सकते हैं, आइंस्टीन ने किया। और जो उसने छोटा सा इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन बहुत छोटा एक लाइन का है, उसको हम लोग अभी लिखेंगे। वो इक्वेशन क्या है, देखो कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है, इक्वेशन आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, जो फोटोन की एनर्जी होती है, यह फोटोन क्योंकि टकरा रहा है उसकी ऊर्जा 2 भाग में बढ़ जाती है। इस फोटोन की एनर्जी का एक हिस्सा इसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में खर्च होता है और उसका दूसरा हिस्सा
इसके काइनेटिक एनर्जी को देने में खर्च होता है, गतिज ऊर्जा। तो E बराबर E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और तुम सब के बारे में जानते हो, तुमको पता है E बराबर क्या होता है, h न्यू। E0 बराबर क्या होगा, h न्यू 0। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, इस आपतित किरण के फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू 0 क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, मैं यहां कर देता हूं, तो ऐसा हो जाएगा, तो h न्यू माइनस h न्यू 0 बराबर हाफ mv स्क्वायर, और h को कॉमन ले लो, हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 0 बराबर mv स्क्वायर बाई 2। इसलिए यहाँ से एक और लिख देता हूँ, h बराबर क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई न्यू माइनस न्यू। यह सरल सा इक्वेशन है। यह इस प्रकार से आइंस्टीन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या यह इक्वेशन सही है, इस इक्वेशन की सत्यता हम कैसे जान सकते हैं। तो ये इक्वेशन की सत्यता को हम जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम इस इक्वेशन के आधार पर h का मान निकाल सकते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास, उसका वेग, फ्रीक्वेंसी वगैरह जान जाए और इस इक्वेशन की मदद लें तो h का मान निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट h का जो वैल्यू आया वो आया 6.570 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू कहाँ से आया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का ये वैल्यू कहाँ से आया, इस इक्वेशन से। और प्लैंक्स कांस्टेंट का फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां से जो h का मान आया था वो था 6.627 या 626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तुम देख सकते हो कि दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा हद तक दोनों आपस में मिलते हैं। और क्योंकि दो जगह से ये चीजें कंफर्म हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है और प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी भी सही है। तो इस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा। मैं एक बार तुरंत में रिवाइज कर देता हूँ। किसी मेटल पर जब हम लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला प्रकाश को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कई सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने देखा। मुख्य रूप से यही है कि प्रत्येक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट तो चाहिए ही होता है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अलग अलग मेटल के लिए वो अलग अलग होता है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेग उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इन सारी बातों की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स से नहीं की जा सकी। क्वांटम थ्योरी के आधार पर जिसको प्लांक ने दिया था, आइंस्टीन ने इसकी पूरी व्याख्या कर डाली और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लांक से क्वांटम थ्योरी सही है। इसका रिजल्ट ये निकला कि हमको भी एक और क्वांटम इफेक्ट भी पढ़ना है, पर उसके बाद भी मैं बताऊंगा, अभी भी कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। दरअसल ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट, ये इस चीज को ही सत्यापित कर रहे हैं कि जो रेडिएशन होता है, जो प्रकाश होता है, उसमें द्वैत प्रकृति होती है। वह वेव भी होता है
वेव भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो एक बार फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हो गया कि प्रकाश में कण के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ेंगे। इसको एक बार पढ़ करके आना। थैंक यू।